तो दोस्तों हमारी आज की कहानी है मायके का दोस्त जमाने वाली बहू को जब सास की सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ जी, तुम जैसे गांव में रहने वाले सच में गंवार ही होते हो क्या? तुम लोगों को ना तो खाने का ढंग है ना ही पहनने का। अरे नहाने के लिए ऐसे बर्तनों में कौन पानी गर्म करता है भला? तुमको इतनी भी तमीज़ नहीं है क्या कि घर में गीजर लगवा लें? पता नहीं मेरी भी मति मारी गई थी जो रमन के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि एक बार भी उसके परिवार वालों के बारे में पता लगाने की नहीं सोची और थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ मुझसे कि मैं पागल शादी ही कर बैठी रमन से। शायद मुझे ऐसा पता होता कि गांव की लाइफस्टाइल इतनी बोरिंग होती है तो मैं रमन से शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं होती। नई बहू कविता ये सारी बातें अपनी सासू माँ सुमित्रा जी को सुना रही थी। सुमित्रा जी पढ़ी लिखी ऊंचे खानदान की एक सभ्य परिवार की सुशिक्षित महिला थी, इसलिए उन्होंने अपना बच्चा समझकर एक शब्द भी नहीं कहा। सुमित्रा जी का उसके विरोध में कुछ भी ना कहना कविता को और भी बुरा लगा और वह पैर पटकते हुए वहां से अपने ऊपर के कमरे में चली गई। सुमित्रा जी और अशोक जी ने अपने 2 मंजिला मक्का मकान अपनी कमाई से बनवाया था। अशोक जी अपने ही गांव से लगे एक छोटे से कस्बे में एक बैंक में मैनेजर की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपने असूलों के पक्के थे। उनकी सोच थी कि वह किसी को दे सकते थे लेकिन किसी से लेकर नहीं खाते थे। इसीलिए उन्होंने सुमित्रा जी के मायके से कभी भी दहेज की डिमांड नहीं की। सुमित्रा जी के पिताजी भी अशोक जी की ईमानदारी कर्मठता और को देखकर अपनी बेटी की शादी उनसे तय कर दी थी। सुमित्रा जी बचपन से ही अपने पिता के दायरे में राजकुमारियों की तरह पली बड़ी थी, लेकिन पति के घर में आने के बाद बहुत सी चीज़ों के अभाव होने के बावजूद भी उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें किसी चीज़ की कमी के कारण असुविधा हो रही है, बल्कि वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़े रहने की हर संभव कोशिश करती थी और उसी का परिणाम था उनकी इज्जत अशोक जी की नज़रों में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन नई नवेली बहू कविता को तो ना ही किसी के मान सम्मान की चिंता थी ना ही किसी के इज्जत की परवाह। उसके तो जो मन में आया बस वही बोल देती थी। उसने देखा उसकी शादी में उसके पापा ने बहुत से कीमती सामान दिए हैं, लेकिन मेहमानों के आवभगत और लेन देन में व्यस्त होने के कारण दहेज का सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा था। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही कविता अपने मायके से आए सारे सामान को अपने कमरे में रखने के लिए कह देती है। उसने यह भी नहीं देखा कि किसी को फुर्सत है या नहीं। उसे तो बस यही लग रहा था कि उसका सामान सबसे पहले व्यवस्थित होना चाहिए। उसको किसी की सुविधा से कोई मतलब नहीं था, लेकिन शादी में व्यस्त होने के कारण किसी को भी समय नहीं था उसके सामान को व्यवस्थित करने का। लेकिन कविता की नज़र तो अपने मायके से आए हुए एसी, टीवी, फ्रिज और सोफे पर ही थी कि जल्दी से जल्दी वह सारे सामान उसके कमरे में सेट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सामान को उसकी सासू माँ अपने कमरे में या घर के किसी जगह में ना लगवा ले। शादी के तुरंत बाद वह बाथरूम में नहाने गई थी, तब भी उसमें इतनी समझदारी नहीं थी कि वह अपनी सासू माँ से कैसी बातें करे। उसने उसी दिन उल्टा सीधा सुना दिया था कि वह गीज़र में गर्म किए गए पानी से ही नहाती है। उसकी आदत नहीं है बागोन में गर्म किए पानी से नहाने की। यहाँ तो गीज़र भी नहीं है, मैं ऐसे गवारों की तरह नहीं नहा सकती। तभी सुमित्रा जी ने बात का बतंगड़ ना करते हुए उसे तुरंत बगोन में पानी गर्म करके दिया ताकि बहू को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन कविता ने सुमित्रा जी को उस पर भी 4 बातें सुना डाली। अरे मम्मी जी, आप लोग भी कौन से ज़माने में जीते हो? मेरे मायके में तो हर बाथरूम में गीज़र लगा है, सभी नल से गर्म पानी आता है, हम लोग जब चाहें तब गर्म पानी ले सकते हैं।
और यहाँ देख लो, एक मग गर्म पानी के लिए भी 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। अरे कैसे रह लेते हो आप लोग ऐसे घर में? बहू ने मुंह बनाते हुए अपनी सास पर व्यंग बाण छोड़े। फिर भी सुमित्रा जी ने उसे कुछ नहीं कहा और जल्दी से गर्म पानी लाकर दे दिया। कविता अच्छी तरह से नहाई धोई अपने कमरे में चली गई। उसका पति रमन वहीं बैठकर ऑफिस का कुछ काम लैपटॉप में कर रहा था। वह उस पर बढ़ते हुए बोली, अरे यार, तुम्हारे घर में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ना तो बाथरूम में गीज़र है, ना ही किचन में ओरो का पानी है। मैं तो नॉर्मल पानी कभी नहीं पीती हूँ, तुम तो जानते ही हो यार। तुम ऐसा करना, मेरे लिए आरओ के पानी की बोतल मंगवा लेना। मैं तुम्हारे घर का नॉर्मल पानी नहीं पीऊँगी, वरना तुम तो जानते ही हो ना, मेरा गला खराब हो जाता है। कहीं मैं बीमार पड़ गई तो। रमन ने एक नज़र अपनी पत्नी की ओर देखा और मन ही मन सोचा, वाह रे आज की जनरेशन। और फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है बाबा, तुम्हें नॉर्मल पानी की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल खरीद कर ला दूंगा। जितने दिन तुम यहाँ रहोगी तुम उसी का पानी पीना। तभी कविता आंखें नचाते हुए बोली, ओए मिस्टर, अभी तो बोतल के पानी से काम चल जाएगा, लेकिन जब मैं दोबारा अपने मायके से यहाँ आऊँगी, क्योंकि अब तो तुम्हारे साथ मेरी शादी हो चुकी है, इसीलिए मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना होगा। तब तो मुझे हमेशा आरओ के पानी की ज़रूरत होगी, इसीलिए मेरे दोबारा आने से पहले किचन में आरओ और बाथरूम में गीज़र लगवा देना, समझे? मैं तुम्हारी माँ की तरह भगोन से पानी गर्म करके नहाने वाली नहीं हूँ। तभी कविता को बुलाने एक बच्ची उनके कमरे में आई, जो मेहमान थी। कविता तैयार होकर नीचे चली गई, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। सुमित्रा जी ने उसे खाने में क्या क्या बनाना है सब समझाकर उसकी मदद के लिए अपने भतीजा बहू को कहकर वह दूसरे काम में चली गई। कविता ने पहले ज़्यादा खाना तो नहीं बनाया था, इसीलिए वह मन ही मन चिड़चिड़ा रही थी। फिर भी वह मेहमानों के साथ मिलकर जैसे तैसे खाना बनाने में लगी रही। जब सभी लोग खाना खाने बैठे तभी अशोक जी ने 2 रोटी और खाने के लिए मांग ली। तभी कविता खिंचते हुए बोली, पिताजी, अगर आपको रोटी ही खानी थी तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था ना। मेरे मायके में ऐसा नहीं होता कि जब जिसका जी चाहा वही खा लिया। वहाँ गिनकर रोटियां बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटियां तैयार मिलेंगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी, आज मैं चावल ही खा लूँगी। कहते हुए कविता गुस्से से अशोक जी की थाली में 2 रोटी पटकते हुए डाली और खुद चावल निकालकर अपनी थाली में डालने लगी। अशोक जी अपनी नई नवेली बहू का ऐसा रूप देखकर अवाक रह गए। उन्हें अपने इस तरह के अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, कविता का इस तरह का व्यवहार देखकर तो सुमित्रा जी भी चौंक गई थी, पर उनसे अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वह बोली, बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो ना रोटी। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी, जब ऐसा ही था तो पहले ही क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियाँ? आप दोनों एक जैसे ही हो। अब चलिए चुपचाप खाना लीजिए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। मेरे मायके में खाने के समय ऐसी बहस नहीं होती। कहकर कविता गुस्से से जल्दी जल्दी खाना खाने लगी और सबसे पहले खाना खाकर सारे बर्तन वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। शादी में आए 2-4 मेहमान जो रुके हुए थे, वह भी कविता का ऐसा रूखा सा व्यवहार देखकर दंग रह गए, लेकिन किसी ने भी उस समय कुछ नहीं कहा। जब 2-3 दिनों के बाद सभी मेहमान चले गए, तब कविता के मायके से आए सारे सामान की धीरे धीरे शिफ्टिंग होने लगी। कविता के मायके से जितना सामान आया था, लगभग सारे सामान को तो उसने कमरे में रखवा दिया गया था, लेकिन एक बड़ा सा टीवी था जिसे सुमित्रा जी ने सोचा, इतने बड़े टीवी को कमरे में ना लगाते हुए हॉल में लगवा देंगे और हॉल का जो छोटा वाला टीवी है उसे बहू के कमरे में लगवा देंगे, ताकि उनको भी असुविधा ना हो, क्योंकि इतना बड़ा टीवी इतने छोटे से कमरे में देखने से आंखों पर असर होता है।
इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। कविता ने जैसे ही अपने मायके का नया टीवी हॉल में लगा हुआ देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े टीवी को हॉल में लगवाने की? मेरे पापा ने इतनी महंगी और ब्रांडेड टीवी मुझे मेरे कमरे में लगवाने के लिए दी थी, आपने हॉल में लगवा ली? किससे पूछकर लगवाया है आपने? सुमित्रा जी की बहू की बातें सुनकर रो पड़ी। तभी अशोक जी बोले, अरे इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है बहू, तुम्हें नया वाला टीवी चाहिए तो वही टीवी लगवा देंगे तुम्हारे कमरे में। हमने सोचा इतना बड़ा और छोटे से कमरे में रहकर देखोगी तो कहीं आंखों में गलत असर ना पड़े, इसीलिए हमने यहाँ लगवा दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो हम अभी इसे निकाल कर तुम्हारे कमरे में ही लगवा देते हैं। तभी कविता बोली, हाँ हाँ, अभी के अभी इस टीवी को निकलवा कर मेरे कमरे में लगवाइए। मेरी आदत नहीं है ऐसे छोटे से टीवी में देखने की, आप लोगों की आदत होगी, इसीलिए आप लोग ही देखिए। मेरे मायके में भी बहुत बड़ा बड़ा टीवी लगा है, इसीलिए मेरी आदत है बड़े टीवी में ही देखने की। ऐसे टीवी तो आप लोगों को ही मुबारक हो। कहकर कविता वहां से अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी अपने पति अशोक जी से कहती हैं, क्यों जी, वैसे देखा जाए तो हमारे पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप भी नौकरी करते थे और हमारा बेटा भी नौकरी करता है, आपको अभी भी पेंशन मिलती है, हमारा घर खर्च अच्छी तरह से चल रहा है ना। इस घर में मुझे आज तक कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन जब से बहू हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में कुछ ना कुछ कमी ही निकाल देती है। उसको तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके मायके से ही आया है। अभी हमारे घर आए उसे 4 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इतनी बातें सुना दी हैं कि 40 साल तक नहीं भूल पाएंगे। उसे अपने मायके का बड़ा घमंड है। अशोक जी सुमित्रा जी को समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं भाग्यवान, बहू अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे हमारे घर का माहौल और हम सबको समझ जाएगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन कविता किसी काम से बाहर गई हुई थी और सुमित्रा जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना घर की डेली के कपड़े कविता के दहेज में आई वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिए जाएं। सुमित्रा जी के घर में पहले सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी जो कुछ ही दिन पहले बिगड़ गई थी, इसीलिए उन्होंने कविता के दहेज की फुली ऑटोमेटिक मशीन में सारे कपड़े डाले और पहले वाली मशीन की तरह पहले पानी भर दिया और डिटर्जेंट डालकर मशीन चालू कर दिया। लेकिन मशीन अनबैलेंस बताकर बंद हो गई और कपड़े धुले ही नहीं। सुमित्रा जी की तबीयत खराब होने के कारण सोती रह गई। कविता जब घर पर पहुंची तो मशीन को बंद देखकर और सासू माँ बिस्तर पर आराम फरमा रही हैं तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर क्या था, वह दंदनाती हुई सुमित्रा जी के कमरे में गई और उनका ओढ़े हुए कंबल को खींचते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोली, माँ जी आपने ये क्या किया? सुमित्रा जी हड़बड़ाकर उठी और कहा, क्या हुआ बहू, तुम इतना चीख क्यों रही हो? तभी कविता बोली, अच्छा चीखूं नहीं तो क्या आपकी आरती उतारूं? बहू क्या हुआ, थोड़ा शांत होकर मुझे बताओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुमित्रा जी ने कहा, अच्छा तो सुनिए, जब आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं रहता तो आप करती ही क्यों हैं? आपने पहले इतनी महंगी और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चलाया था क्या, जो आज आपने बिना मुझसे पूछे चला लिया? और वहाँ जाकर देखिए उसका नतीजा क्या हुआ है। कपड़े जैसे के वैसे ही हैं और वॉशिंग मशीन बंद पड़ी है। कविता अपना कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोली। तभी सुमित्रा जी हड़बड़ाकर उठी और दम से बिस्तर पर ही गिर पड़ी। उन्हें वहीं चक्कर आ गया क्योंकि वह कुछ दिनों से उदास उदास सी रहने लगी थी, इसीलिए खाना भी ढंग का नहीं खा पा रही थी और ऊपर से तबीयत भी खराब हो गई थी, इसीलिए कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आ गया। कविता अभी भी अपने मायके के गुणगान गाए जा रही थी। मेरे मायके में ब्रांडेड चीज़ यूज़ करते हैं, आपने कभी फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं चलाई होगी,
आपने पहले पाइप से पानी डाला होगा और इसीलिए मशीन बंद हो गई। कविता ने एक बार भी सासू माँ की तबीयत के बारे में नहीं पूछा, बल्कि मायके के गुणगान करने लगी। अब कुछ दिनों बाद कविता को अपने मायके जाना था। सुमित्रा जी ने सोचा, बाजार की मिठाइयों में मिलावट होती है, तो क्यों ना घर पर ही शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ अपने हाथों से बनाई जाएं, जिससे मिठाइयों के स्वाद में तो बढ़ोतरी होगी ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी। और उन्होंने एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ घर पर ही बना दी और बहू से कहा, बहू इन मिठाइयों को अपने मायके में लेकर जाओ, देखना ये मिठाइयाँ सबको बहुत पसंद आएंगी। सुमित्रा जी का इतना कहना था कि कविता उन पर भड़क गई और बोली, माँ जी आप अपने इस दकियानूसी ख्यालों से बाहर कब निकलेंगे? मेरे मायके में बड़े बड़े 5 स्टार होटल से मिठाई आती है, आपके जैसे घर की बनी हुई घटिया मिठाई नहीं खाते वह लोग। अगर मैं ये सब लेकर जाऊंगी ना तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। हम लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, आप लोगों का क्या? ना ही अपनी इज्जत की फिक्र है, ना ही मान सम्मान की। लेकिन मेरे मायके में ये सब नहीं होता, समझी आप लोग ठहरे गांव वाले, आप लोगों का घर तो छोटा सा है और मेरे पापा की तो बहुत बड़ी हवेली है। मेरे पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वह तो रमन मुझे पसंद आ गया, इसीलिए मैंने पापा से उससे शादी करने की जिद की। उन्होंने मेरी शादी उससे कर दी, वरना आप लोग तो मेरे मायके वालों के मुकाबले कुछ भी नहीं हो। तभी अशोक जी को बहू की बातें बर्दाश्त नहीं हुई और वह बीच में ही टोकते हुए बोले, बहू अब लव मैरिज तो तुमने ही की है, तो कोई क्या कर सकता है? हम लोग तो नहीं गए थे तुम्हारा हाथ मांगने, तुम्हें हमारा बेटा पसंद आया, इसीलिए तो तुमने उससे शादी की है। और रही बात हैसियत की, तो पैसे ही सब कुछ नहीं होते बेटा, इंसान का व्यवहार ही सब कुछ होता है। चाहे तो तुम हमारे पूरे मोहल्ले पड़ोस यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में भी जाकर पूछ लो, कितना नाम और इज्जत है हमारी। सुमित्रा की बनी मिठाइयाँ नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ, तो लेकिन बात बात पर अपने मायके की दोस्त तो मत दिखाया करो। अशोक जी की बातें सुनकर बहू चुप तो हो गई, लेकिन उसका मन सुमित्रा जी द्वारा बनाई मिठाई काजू कतली पर था। वह मिठाई उसकी पसंदीदा मिठाई थी और देखने में किसी 5 स्टार होटल की मिठाई से कम नहीं लग रही थी। इसीलिए उसने चुपचाप एक मिठाई का डब्बा उठाया और अपने कमरे में चली गई। उसने सारा सामान पैक किया और फिर मिठाई का डब्बा भी अपने कपड़े के साथ रख लिया। सोचा बाद में खा लेगी, लेकिन उस समय उसका मूड थोड़ा खराब था। लेकिन वह उस मिठाई को नहीं खा पाई और वह मिठाई लेकर अपने मायके चली गई। उसके मायके में जिसने भी उस मिठाई को खाया, सब ने तारीफ की। सभी लोग उससे पूछ रहे थे कि उसने कौन से होटल से खरीदी है। जब उसने अपनी सासू माँ का नाम बताया तो सबने उसकी सासू माँ की खूब तारीफ की। तब कविता को मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हुई। इधर सुमित्रा जी अपने पति अशोक जी से बोली, क्यों आपने उसे ये सब कह दिया? जाने देते। नहीं सुमित्रा, बात बात पर वह तुम्हारा अपमान करती रहती है, जब देखो तब तुम्हें अपने मायके का घमंड दिखाती रहती है। तुम भी किसी से कम नहीं हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अशोक जी ने कहा। एक दिन कविता के मायके से अशोक जी को फोन आया कि कविता के छोटे भाई गौरव की सगाई है, जिसमें आप सभी को आना है। अशोक जी ने उन्हें बधाइयाँ दी और आने के लिए हाँ कहकर फ़ोन काट दिया। लेकिन जब कविता ने सुन तो वह बोली, देखिए पापा जी, आप लोग वहाँ आओ तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आना, ऐसे फटीचर वाले कपड़े मत पहन लेना, वरना वहाँ उतने बड़े बड़े लोग होंगे, बड़ी महफिल होगी, तब ऐसा ना हो कि मुझे आप लोगों का परिचय देने में भी शर्मिंदगी महसूस हो। 4 लोगों के सामने मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा, इसीलिए पहले ही बता देती हूँ, वरना आप लोग कहेंगे पहले बताया नहीं। इतना कहकर वह अपने मायके चली गई। बहू के मायके में सगाई वाले दिन बेटा रमन अपने मम्मी पापा के साथ पहुँच गया। अपने मायके में अपने सास ससुर को आया देखकर कविता नाक बो सिकोड़ने लगी। उसका व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ना उसने अपनी सास के साथ अच्छे से बात की, ना ही मान सम्मान दिया।
थोड़ी औपचारिकता निभाने के बाद, चाय पानी पूछने के बाद उसने किसी ने भी बात नहीं की। दोनों सास ससुर जैसे तैसे उसके भाई की सगाई अटेंड करके घर वापस आए। दोनों पति पत्नी को बहू के मायके वालों का व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। अब उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि शादी में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेटा बहू ही चले जाएंगे। सगाई में हुए अपमान को वह दोनों अभी भी नहीं भूल पा रहे थे। बहू तो बहू, उसके मायके वालों ने भी उनके साथ ढंग से बात नहीं की। कविता तो बस अपने मायके का दिखावा करती थी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी अपनी बहू से बोली, बहू तुम भी चलना मेरे साथ मेरे मायके, मेरे भाइयों ने तुम्हें भी निमंत्रण दिया है। तभी कविता आंखें नचाते हुए मुंह मटकाते हुए बोली, ना बाबा ना, मैं आपके मायके और वह भी गांव में, मैं वहां जाकर क्या करूंगी माँ जी, मैं तो अपने घर में ही ठीक हूँ। ना आपके मायके में ढंग के घर होंगे, ना कोई ढंग की व्यवस्था होगी, मैं तो वहाँ एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगी। सुमित्रा जी प्यार से बोली, बेटा तुम एक बार तो मेरे मायके चल कर देखो, शायद तुम्हें वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी रमन भी वहाँ जाता है और कहता है, हाँ कविता, मम्मी ठीक कह रही है, तुम एक बार मामा जी के घर चलकर तो देखो। पहले तो कविता ने मना कर दिया, लेकिन फिर रमन के कहने पर वह जाने के लिए तैयार हो गई। सुमित्रा जी के मायके जाने के लिए कविता बेमन से तैयार तो हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोच रही होती है कि पता नहीं गांव का माहौल कैसा होगा, वहां गांव में रह पाएगी या नहीं, वह गांव में कैसे रहेगी, वह कभी गांव में रही ही नहीं है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सुमित्रा जी अपने पूरे परिवार के साथ बधाई लेकर अपने मायके जाने के लिए तैयार होकर निकल गई। जैसे ही वह अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा गांव के बाहर ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। पूरे परिवार के लोगों ने गांव के बाहर खड़े होकर सुमित्रा जी और अशोक जी और उनके बेटे बहू का बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पूरे रास्ते फूलों की बारिश हो रही थी। सुमित्रा जी के मायके के सारे बच्चे और औरतें खुशी से नाच रहे थे। सुमित्रा जी भी उनके साथ नाचने लगी। तभी सुमित्रा जी के सबसे बड़े भाई, जो कि लगभग 60 वर्ष के होंगे, उन्होंने एक सुंदर सी बागी जिसमें 2 घोड़े आगे लगे हुए हैं, उसी बग्गी में अपनी बहन बहनोई उनके बेटे बहू को बिठाकर पूरे गांव में फेरी लगवाई। बहुत ही धूमधाम से वो उन सबका स्वागत करते हैं। ऐसे भव्य स्वागत को देखकर तो कविता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तो सोचा था जब उसकी सास इतनी मिडिल क्लास है तो उनके भाई लोग तो उनसे भी घटिया होंगे, उन्हें तो बात करने की भी तमीज़ नहीं होगी, रहने खाने की तो दूर की बात। लेकिन इतना कुछ देखकर तो वह दंग रह गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे ही पूरे गांव की सैर करके बग्गी मामा जी के घर के सामने रुकी, उसने देखा एक बहुत बड़ा शानदार घर बना हुआ है, जो इतना बड़ा है कि ऐसा लग रहा है मानो इतने बड़े घर में 4 से 6 घर एक साथ बन जाएंगे। कविता अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके गर्दन इधर उधर घुमा घुमा कर अपनी सास के मायके के घर को देखती रह गई। अब वह जैसे ही अंदर प्रवेश करती है, क्या देखती है, घर तो पूरा पक्का बना हुआ है। घर का बरामदा इतना बड़ा है, इसमें 3 कार आराम से खड़ी हैं। बड़े बड़े दालान हैं, 3-3 आंगन हैं। एक आंगन में गाय भैंस बंधी हुई हैं, दूसरे आंगन में सभी लोग रहते हैं, जिसमें चारों तरफ कमरे हैं और दालान बने हुए हैं। और पीछे वाले आंगन में तो पूरी बगिया ही खिलखिला रही है। इतना शानदार घर देखकर कविता के तो होश उड़ गए। शहरों में तो ऐसा घर कभी देखने को भी नहीं मिले थे उसे। सुमित्रा जी की बड़ी भाभी ने बड़े ही प्रात में उनके पैर धुलवाए और साफ टॉवल से उनके पैर पोंछे, चावल और सिंदूर का टीका लगाकर गले मिले और खूब मान सम्मान दिया। उनका इस तरह का मान सम्मान देखकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। रमन ने उसे अपना रुमाल दे दिया। अब बाई खाने की बारी। खाने में तरह तरह की मिठाइयाँ थी। जब सुमित्रा जी, अशोक जी और उनके बेटे बहू के लिए थालियाँ सज कर आईं, तब कविता तो कटोरियाँ ही गिनती रह गई। 8 प्रकार की तो सब्जी बनी थी, 3 तरह की रोटियां बनी थी, बाजरा, मक्के, गेहूं के आटे की। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करने लगे, लेकिन
कविता के मन में बेचैनी बढ़ रही थी कि वह कब अपनी सासू माँ से पूछे कि माँ जी, आपका मायका इतना बड़ा है और इतना अच्छा है, लेकिन आपने कभी जताया नहीं कि इतना बड़ा है। कुछ समय बाद आखिरकार उसे मौका मिल ही गया, पर सीधे अपनी सासू माँ की चारपाई के पास गई और उनके पास बैठकर ही सुंदर और महंगा डायमंड का सेट दिया, जिसे देखकर कविता की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि इतना महंगा और सुंदर डायमंड का सेट तो उसे अपने मायके से भी नहीं मिला था। जब सभी लोग अपने घर आ गए तो कविता अपनी सासू माँ के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी, आपके मायके में सब लोग इतने पैसे वाले हैं। आप बचपन से ही महारानियों की तरह रही हैं, लेकिन कभी जताया नहीं कि आप इतने पैसे वाले की बेटी हैं, जबकि मैंने आपका कितनी बार अपमान किया। अपने मायके की बड़ाई की, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मम्मी जी, प्लीज़ मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। और कहते कहते कविता सुमित्रा जी के पैर पकड़कर रोने लगी। तभी सुमित्रा जी ने कविता को उठाया और कहने लगी, बेटा, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं हमेशा से ढेर सारी सुविधाओं के साथ ही पली बड़ी हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी तुम्हारे ससुर जी के साथ इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारे ससुर जी एक ईमानदार और अपने कर्मों पर विश्वास करने वाले इंसान हैं। अशोक जी और मेरे पिताजी की मुलाकात बैंक में हुई थी। किसी ने अशोक जी को रिश्वत देकर कुछ लोन पास करवाने का लालच दिया था, लेकिन अशोक जी ने रिश्वत नहीं लिया। उस समय मेरे पापा भी वहीं थे। बस फिर क्या था, मेरे पापा की नज़रों से सीधे उनके दिल में उतर गए और मेरे पापा ने अशोक जी से ही मेरी शादी कर दी। मैं भी एक कुलीन परिवार की लड़की हूँ। मैंने भी अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, इसीलिए तुम्हारे इतने ताने देने के बाद भी घर में कलह की स्थिति नहीं आने दी। मुझे विश्वास था तुम्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और नतीजा आज तुम्हारे सामने है। इसीलिए बहू, शेर तो सास शवा शेर होने से ही काम नहीं बनता, बल्कि और बिगड़ जाता है, समझी बहू। इसीलिए मैंने अपने मायके का जिक्र एक बार भी तुम्हारे सामने नहीं किया। सासू माँ की बातें सुनकर कविता ने अपनी सासू माँ को गले से लगा लिया और रो रो कर फिर से माफ़ी मांगने लगी। तभी सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहू, मैं तो तुमसे कभी नाराज़ थी ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था तुम अभी नादान हो और एक ना एक दिन ज़रूर समझ जाओगी। और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। तो दोस्तों, हर इंसान एक दुकान की तरह होता है और जुबान ताला की तरह जब दुकान खुलती है तभी पता चलता है कि वह दुकान सोने की है या कोयले की। इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी के पास दिल होता है। अगर हम किसी का अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं परमात्मा का अपमान कर देते हैं, क्योंकि सभी की आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। उस परमात्मा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।